कल कल बहता जल, ये जल कभी कल हो गया था, गुजरा हुआ कल। सूखी नदी, सूखे नाले, सूखे कुएं, सूखे जोहड़ और सूखे खेत, साथ ही मुरझाए चेहरे, सब कुछ कल हो चुका था। भूतकाल, वर्तमान अंधकारमय होने लगा था। भविष्य की ओर देखने की तो हिम्मत ही टूट चुकी थी। पूरे नांडू गांव के एक कुएं पर घंटे भर खड़े रहने के बाद 2 बाल्टी पानी मिल जाए तो मानो किस्मत खुल गई। सरकार अपने तरीके से मदद तो करती थी, पर वो नाकाफी थी। पानी लाने ले जाने की व्यवस्था वो कभी कभार कर दिया करती थी। पलायन होने लगा था गांव से। 10 साल पहले, 12 साल पहले यहाँ सबसे पहली दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन और खेती, और दोनों पानी पर निर्भर करते हैं। पानी का अभाव, यहाँ पर जोहड़, बांध, एनीकट्स, इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती थी, ये एक्टिविटीज लगभग लुप्त हो गई थी। इस कारण जो भी बरसात का पानी आता था, यहाँ का जो ढालू क्षेत्र था, उस ढालू क्षेत्र की वजह से वो पूरा पानी बह करके एक साथ बांध में, नीचे बांध में चला जाता था। पानी का रुकाव होता नहीं था। हमारे पानी वाटर लेवल बहुत कम था पहले, और बाहर से भीलवाड़ा वगैरह से बोर मशीन ले ला के खुदाई करवाते थे। इतना सख्त पत्थर था कि एक धमेड़ा में 2, 2.5, 3 किलो पत्थर उपड़ता था और सब पैसे वेस्टेज चले जाते थे। राजस्थान के अलवर शहर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव नांडू, जो केवल पशुधन और खेती पर निर्भर है। ऐसे साधारण से गांव के लोगों ने पारंपरिक पद्धतियों को अपनाते हुए वहां बह रही नांडू वाली नदी को पुनर्जीवित किया। ये नदी लगभग 10 साल पहले बिल्कुल लुप्त हो गई थी। नांडू वाली नदी देवरी गांव से शुरू होकर मंगलारसर बांध में मिल जाती है। इस 22.5 किलोमीटर के रास्ते में 17 गांव और 6 ठाणियां आते हैं। जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये नांडू वाली नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ आसपास के 3 गांव पड़ते हैं, देवरी, गुवाड़ा और बांकाला। गुवाड़ैन ये जो जगह है, यहाँ से इसकी नदी की शुरुआत होती है। हम यूँ माने कि एक मंगलांसर बांध को बनाने से जो 50-60 वर्ष पूर्व बना था, उसके बनने से इस क्षेत्र में पूरे में कुओं का वाटर लेवल ऊंचा आ सकता है। वो संभव इसलिए नहीं था कि जो हम मंगलांसर बांध से ऊपर की ओर आते हैं, नदी के जहाँ से शुरुआत होती है नदी की, तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। अभी हम मंगलांसर बांध से और गुवाड़ैन गांव की ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 300 मीटर ऊंचाई पड़ जाती है। तो उसका वाटर लेवल वहां कुओं पे इन्फेक्ट नहीं डालता। नांडू वैसे तो ऐसी जगह स्थित है जहां पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई सालों तक जंगल के लगातार कटाव से ये स्थिति बनी। जंगल कटते तो गए, लेकिन नए पेड़ लगाने का किसी ने नहीं सोचा। महिलाओं की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। बच्चों को भी उनके साथ दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता था। बच्चे स्कूल जाने की बजाय पानी की लाइन में घंटों खड़े रहते थे। पूरी ग्रामीण व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। यहां से कुछ ही दूर सरिस्का अभयारण्य है, संरक्षित वन क्षेत्र, इसलिए जंगल बचे रहे। लेकिन उसके बाहर के गांवों में जंगल संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है, लोग जो है खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। 10 साल पहले देखा जाए तो यहाँ का जो जल स्तर था, लगभग लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध हो पाता था। लोग खेती बाड़ी पर्याप्त रूप से नहीं कर पाते थे, इसलिए लोग यहाँ से पलायन करके बाहर जा कर के आजीविका के लिए मजदूरी करते थे। तो लोग जो है अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति एक समुचित रूप से ध्यान नहीं दे पाते थे। अब जंगल ही नहीं रहेंगे तो नदी की कल्पना कैसे की जा सकती है? राजस्थान तो छोड़िए, हिमालय और विंध्याचल में भी नहीं। नदी को बचाने की जो परंपरागत व्यवस्थाएं थीं, वो पंचज पर आधारित थीं, जैसे देव बनी, रखत बनी, कांकड़ बनी, बीड़, बंजर,
दराड़ी प्रथा और चरागाह, धीरे धीरे ये सारी प्रथाएं खत्म होने लगी थीं। नई नई सामाजिक व्यवस्थाएं जन्म लेने लगी। नई सरकारी योजनाओं ने सामाजिक जीवन को अप्रासंगिक बना दिया। लोग व्यक्तिवादी होने लगे थे। परंपरागत धंधे खत्म होने लगे। ऐसे में नदी नाले भी सब सूख गए। दो तरह से पानी मिलता है नदी को। एक तो मानसून का पानी एकदम से मिलता है, 4 महीने है, कोई कम भी नहीं है मानसून के लिए अपने यहाँ। चौमासा हरा भरा बादलों से ढका हुआ संसार उस समय होता है। तो मोटे तौर पर एक सरल उदाहरण कहें तो 100 घड़ा पानी ऊपर से गिरा एक दिन, तो उसमें से कोई 60-70 घड़े पानी नदी में जाना चाहिए। बाकी पानी कम ज़्यादा हो सकता है, उसके दोनों किनारे बने तालाबों में रुकना चाहिए। और वो तालाब बनेंगे तो जो 100 घड़ा पानी ऊपर से गिरता है वो फिर से 50-60 उसमें रुकेगा। और जब नदी में मानसून का पानी बीतने लगता है तो फिर वो धीरे 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 उसमें से टिक 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 करके एक एक दो दो बूंद बना के एक धारा बनाता है। वो सब हमको दिखता नहीं, कुदरत का सुंदर खेल, प्रकृति माँ का, वो सब फिर वापस नदी में जाता है। और कोई भी नदी साल भर सूखती नहीं है। निराशा के इस वातावरण में गांव के 2 भाइयों ने ही कुछ हिम्मत जुटाई। कुंज बिहारी और सतीश शर्मा। इन्हें प्रेरणा मिली गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री अनुपम मिश्र से और साथ मिला संभाव संस्था का। 1 आया, 2 आए, 3 आए, और बस फिर क्या था, पूरा समाज आगे बढ़ता चला गया। दरअसल सरकार का भरोसा छोड़ गांव वालों ने पंचज के सिद्धांत पर काम करना शुरू कर दिया। पंचज यानी जन यानी समाज, हर दृष्टि से एक उत्कृष्ट, स्वावलंबी व स्वाभिमानी समाज। जल, जलानुशासन, संजोने में भी, इस्तेमाल में भी। जंगल, वनों की देखभाल एवं चरागाह का पुनर्जीवन। जानवर, देसी पशुधन के माध्यम से समाज व अर्थव्यवस्था। जमीन, परंपरागत तरीकों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना। मुझे लगता है कि इसमें जन की भूमिका सबसे प्रभावी है, उसके बाद जल की है। और इस दृष्टि से हमने जो अभी काम शुरू किया है अपने जल संसाधन मंत्रालय में, तो उसी पुरानी पद्धति पर ही हम वापस लौट रहे हैं कि लोगों को पानी का संरक्षण करने दो और लोग अगुवाई करें, लोग नेता बने और हम पीछे से उनके चलें और उनको कहाँ अड़चन आ रही है वो अड़चन भर हम दूर करते जाएं। समाज में एकात्मता लौटी तो प्रकृति भी उससे एकात्म हो गई। सबसे पहले काम चालू हुआ जंगल के संरक्षण व संवर्धन पर। गांव वालों को समझ आया कि समाज को इकट्ठा किए बिना ये काम संभव नहीं है। हमने जो ग्राम सभाएं की उसमें हर समाज के आदमी को बुलाया, जैसे SC के ST के जितने भी आदमी थे। पहले क्या थे कि इनसे घृणा करते थे तो पास में नहीं बैठने देते थे, एक फर्श पे नहीं बैठने देते थे, उनको अलग बिठाया करते थे। लेकिन जब से हमने ये मीटिंगें चालू करी उसमें जो है छुआछूत को और इनको सबको मिटाया। फिर सहारा लिया गया गांव की उन प्रथाओं का जहां जंगल के अपने नियम होते थे। कांकड़ बनी है, जैसे ये गांव से दूसरे गांव के बीच में जो जमीन पड़ती थी उसमें हमने जंगल लगाए। उससे क्या है कि उसमें गांव का रकबा अलग अलग होता है, तो वो कांकड़ बनी के नाम से हुई। ये जो लगभग 2 किलोमीटर की परिधि में होकर के जो जंगल को छोड़ रखा है, ये रखत बनी है हमारे गांव की, हमारे समाज की। और इसको जब ही काम में लिया जाएगा, इनके पत्तों को, इनके पानों को हमने पशुओं को चराने के लिए, जब कोई भयंकर अकाल पड़ेगा, तब तक के लिए हम इसमें से एक भी टहनी नहीं लेते हैं, न एक पत्ता लेते हैं। चरागाह में जो चरागाह गाँव चरागाह है उसमें पेड़ पौधे लगाए। इसके अलावा जो दराड़ी है, जैसे मान लो बहुत से आदमियों की पीपल दराड़ी है, बड़ दराड़ी है, खेजड़ है, तो उनको नहीं काटते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दराड़ी जैसी गोत्र व्यवस्थाएं मनुष्यों के काम की ही चीज नहीं है।
पशुओं में भी इसका उतना ही महत्व है। पशुओं की अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए ग्राम सभा की अपनी व्यवस्थाएं होती थीं। वे भी टूट चुकी थीं। फिर भी कुछ हद तक नांडू के लोगों ने मिलकर इस पर अमल किया। हमने भैंस खरीदी, भैंस खरीद के और भैंस 5 किलो दूध रोजीना को या तो 200 रुपया का दूध हो गया। 200 रुपया का दूध मतलब हुआ और उनको चारा का भी होगी पूर्ति और उनको कांकड़ा दिया तो की पूर्ति होगी। तो हमने एक भैंस से 2 भैंस बना ली, मतलब 2 भैंस बना के तीसरी भी बना ली तो 10 हुई समूह ने, मतलब 2-3 भैंस बना ली। वही वैसे चला के खर्चा पानी काट के 5-5 किलो, कोई 5 किलो भी दियो, कोई ने 5-6 भी दियो, कोई ने मतलब अच्छी तरह से 10 किलो भी हो गए। तो हमारा पूरा भैंस ने ही खर्चा काट दिया। तो भैंस ही मतलब और खरीद लिया हमने, 2-3 भैंस खरीद ली। खेती बाड़ी में भी उन्होंने स्वयं को अनुशासन में ढाला और फैसला किया कि ऐसी फसलें बोए जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो, जैसे तिल्ली है, बाजरा है, सरसों है, इनमें कम पानी की जरूरत पड़ती है। पहली बार ये प्याज लगा रहे हैं, 1700 रुपये कुंटल का बीज लेकर ये लगा रहे हैं। इससे हमको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए का फायदा होगा। इससे हमको 2 फसल 3 फसल भी पैदा करते हैं। जैसे चौमासा में बाजरा, ज्वार, मक्का करते हैं, फिर गेहूँ, सरसों करते हैं। उसके बाद में उनाड़ा में हम भिंडी है, टिंडा है, ये बाड़ी भी करते हैं। 10-20-50 हज़ार रुपये की भिंडी टिंडा भी हो जाते हैं। लाख रुपए की सरसों, गेहूँ भी हो जाते हैं। धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगीं। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि अब किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं, अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना होगा। वर्ष 2003 में घेवर गांव के पास में जस्ट लगा हुआ एक छोटा सा जोहड़ बनाया, उस चीज को प्रमाणित करने के लिए कि क्या इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनने से वास्तविकता में कुओं का वाटर लेवल ऊंचा आ सकता है। तो वो जोहड़ को बनाया, उसमें पूरी समुदाय के लोग जुड़े। सभी गांव के लोगों ने 1-1 चौकड़ी मिट्टी निकाली। ये बरसात से 1 महीने पहले तैयार किया। उसी साल जब बरसात हुई, उसमें पानी रोका तो पाल के जस्ट पास में ही कुआं था, और वो पनघट का कुआं था, सार्वजनिक कुआं था, जिसमें से गांव के लोग पानी पीते थे। सूखा पड़ा था, उसमें 15 फीट उसी साल पानी आ गया। नांडू गांव की महिलाओं ने भी अपनी एक समिति का गठन किया और धीरे धीरे गांव की और महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया। एक दूसरे की आर्थिक सहायता भी करनी शुरू की। मीटिंग कराता, मीटिंग कर सब भेड़ी कराता, कोई नाचे पैलंगटी लगा देता और सब में भेड़ी होती गल्ला, बहुत बारी भेड़ी हो करे जन सारी बैठ जात, सारी एक जगह इकट्ठी कर और फिर मीटिंग करे। अब सब महिला होशियार होगी, पहले कोई महिला की बेचारी कोई जाने को नहीं गची भी, और अब महिला सब आपका पीसा हो गयो, आपका खाना भी पीसो है और महिला की भी बूझ है। पहले कोई महिला को कोई बूझ ही नहीं, और अब महिलाओं की बूझ बहुत होगी। जंगल बचाने के लिए वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कुछ नियम बना दिए। पहला नियम बनाया गया कि कोई भी जंगल में खरबाड़ा लेकर नहीं जा सकता। अगर कोई खरबाड़ा लेकर गया है और वो जंगल में पेड़ काट रहा है तो उसे 101 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरा, किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को खरबाड़ा ले जाते या पेड़ काटते देखा और वन सुरक्षा समिति को नहीं बताया तो उसे 151 रुपए का जुर्माना देना होगा। और तीसरा, लकड़ी की आवश्यकता होने पर व्यक्ति अपने वार्ड मेंबर को सूचित करे और जंगल में से सिर्फ सूखी लकड़ी ही काटे, जंगल में से कोई गीले पेड़ ना काटे, जिससे जंगल हरा भरा रहे और गांव में बारिश होती रहे। गांव वालों ने संस्था की मदद से नदी को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई, बुजुर्गों से सलाह ली, पानी के स्वभाव को समझा, जमीन के ढलान को मापा, आगर क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आम राय बनाई। तो जहां जहां पर पानी आता था पहाड़ों का, और जहां कम लागत में बंदे बनते जोड़ा बन सकता था या निकट बन सकता था, वहां पर ये काम हमने चालू कर दिया। तो गांव वालों को श्रमदान लिया और जगह जगह हमने जोड़ वगैरह बनाए, तो उसका पानी ऊपर वाले जोड़े का पानी नीचे वाले में आया, फिर उससे नीचे वाले में आया, फिर उससे नीचे वाले में आया। इस तरह से धीरे धीरे वो बहता हुआ नदी में आया, तो ये नदी जो है सजीवन होने लगी। चूंकि पानी के संरक्षण में जंगल का सर्वाधिक महत्व होता है, गांव वासियों ने
सभी पुरानी प्रथाओं का कड़ाई से पालन करने के लिए संकल्प लिया। इनका पालन न करने वालों के खिलाफ जुर्माना ही नहीं बल्कि बिरादरी से बाहर करने जैसे कदम भी उठाने का निश्चय किया। और यही नहीं, भगवान का डर भी दिखाया गया। देवबनी का अर्थ है कि जंगल में ऐसी एक जगह जहाँ पर देवता का स्थान बना करके और उसके 5 बीघा 10 बीघा 15 बीघा गांव के जितना एरिया होता है उसके हिसाब से गांव के लोग उसको चिन्हित करते हैं और उस देवता के नाम से उन वृक्षों का संरक्षण और वह संवर्धन करते रहते हैं। इसमें कोई भी गांव में कितना भी अगर काम पड़े तो कोई भी व्यक्ति इसमें से एक भी लकड़ी नहीं काटेगा और न उनको कोई क्षति पहुंचाएगा। जंगल के बाद इस इलाके में अगर किसी नदी की जीवन रेखा होती है तो वो है जोहड़। ये गांव के लोगों द्वारा बनाया गया वो स्ट्रक्चर है जहां पहाड़ से नीचे आ रहा बारिश का पानी अपनी गति तोड़कर रुकता है। जोहड़ कोई इकलौता ढांचा नहीं होता, इसकी एक श्रृंखला होती है। एक जोहड़ से दूसरे जोहड़ तक जमीन के भीतर व ऊपर पानी बहता है। ये सामने आप देख रहे हैं इस पहाड़ी से शुरू होता है। अब इस पानी को वहां से शुरू होता है तो यहाँ से लेकर के नीचे तक जो नाला है इस पे सर्वप्रथम पानी को कवर किया इस जगह पे। अब ये जोहड़ का पानी बरसात के 3-4 महीने बाद तक रहेगा इसमें। जो अब इसकी नमी जो जारी है अंडरग्राउंड वो नीचे जा रही है तो इसके बाद में दूसरा जोहड़ ये बना दिया और इसका 4 महीने पानी रहे, 4 से 5 महीने पानी रहेगा। इसके बाद में फिर एक तीसरा जोहड़ बना दिया और ये सब में से उसकी नमी नीचे आ रही है, फिर नीचे की नमी नीचे, फिर दूसरे की नमी नीचे आ रही है, तीसरे की नमी नीचे आ रही है। ये जो नमी का जो बहाव है, शुरू की जो नमी जाती है वो लगभग 2 फीट नीचे रहती है प्रथम जोहड़ की, लेकिन दूसरे जोहड़ की जो नमी जाएगी वो 1 फीट ऊपर आ जाएगी और तीसरे जोहड़ की जो नमी है वो स्वतः ही ऊपर दिखने लगेगी आपको। और तीसरे चौथे जोड़ में जाके तो ओपन में आपको पानी, झरनों का पानी बहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जोहड़ बना देना ही काफी नहीं है, उनकी मरम्मत भी होते रहना जरूरी है और ये मरम्मत बहुत ही वैज्ञानिक विधि से होती है। यहाँ पहाड़ों की तालाब जोहड़ मेड़बंदियाँ जो बनाई हुई हैं उनके पहाड़ों की हमेशा मरम्मत होती रहे, इसके लिए समाज ने अपना एक नियम बनाया है। उसमें समाज ने तालाब की पालों के ऊपर ये बबूल के पेड़ चारों तरफ लगे हुए हैं, बबूल के पेड़ लगाए हैं। जो बबूल के पेड़ों से इनकी जो पत्तियां हैं इनको काटने पर अगर एक बबूल की पत्ती आदमी काटेगा बकरियों के चारे के लिए तो उसके बदले में 100 मन मिट्टी जमीन में से खोद करके पहाड़ के जो भराव क्षेत्र है इसमें से खोद के पहाड़ के ऊपर डालेगा, जो इसकी हमेशा मरम्मत होती रहे। जोहड़ के बाद मेड़ बनी। पहाड़ों से बहता पानी अलग अलग रास्तों से होता हुआ खाली पड़ी भूमि पर ठहरता गया। मेड़बंदियाँ एक बाहरी जगह नहीं होती हैं। मेड़बंदी केवल जो खातेदारी की भूमि होती है उसमें मेड़बंदी होती है। खेती की जो ज़मीन होती है, बगैर खेती की एसेंशियल ज़मीन होती है, उसमें मेड़बंदी होती है। इसके पीछे समाज का एक मानना है कि जो खेत में खाद बीज जो डालते हैं वो बह करके दूसरी जगह नहीं जाए, खेत का पानी खेत में रहे और खेत का खाद बीज और उर्वरक शक्ति है जो खेत में ही रहे। मेड़ बनने से खेतों की नमी बढ़ी, मिट्टी का कटाव रुका, फसलें अच्छी हुई, लोगों का मन गांव में ही रुकने का हुआ, दूसरे धंधे भी फलने फूलने लगे। अब नाच बढ़िया, फसल वसल बढ़िया उबल गई और दूसरा नंबर का ये आके पैसे की भी आमदनी होगी। भैंस डांडा डोरन के लिए चारा मूठी बढ़िया हो गया तो अब बढ़िया गुजारा हो रहा है और अब बर्तन की मार्केट ज़्यादा होगी। जिसके बाद में मैंने देखो ये मकान बना लिया, ये घर बना लिया और ये झोपड़ा उपड़ा सब, ये चादर टीन डाल दी और वैसे टीवी कूलर पंखा फ्रिज सब कुछ है। भैंस हैं 2-3 भैंस हैं, 10-15 बकरी हैं और गाय हैं। नांड व नदी बहने के कारण पानी की वजह से हमारे पशु दूध अच्छी देते हैं और इसमें हमारे 18-1900 लीटर के आसपास दूध जा रहा है डेली। और धीरे धीरे लोगों का उत्साह बढ़ता चला गया। पहला एनीकट सतीश ने बनवाया, फिर कुंज बिहारी के साथ नए एनीकट बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर तो ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया, पूरा गांव ही इसमें जुट गया। नांडू गांव सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। नर्मदा पे हम लोगों के काम की शुरुआत में 2-3 प्रिंसिपल हमने स्थापित किए। एक तो हम मानते हैं कि नदी अपने आप में
उद्गम से लगाकर संगम तक, चाहे वो किसी नदी में हो या समुद्र में हो, वो एक यूनिट है और उसको उसी रूप में टोटलिटी में देखना चाहिए, समग्रता से देखना चाहिए। इसलिए इसका नाम भी नर्मदा समग्र है। दूसरा, नदी को हमने कभी वाटर बॉडी नहीं माना। हमने हमेशा कहा है कि नदी एक जीवित इकाई है। जैसे जीवित व्यक्ति के साथ हम व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार नदी के साथ करना चाहिए। और तीसरा यह है कि नदी को साफ करने की फिलॉसफी ये अधूरी सोच का परिणाम है। आप नदी को गंदा मत करिए, नदी खुद अपने आप को साफ कर लेती है। ये बहुत अच्छा विषय है कि नांदू वाली नदी और बाकी नदियों के ऊपर समाज जीवन में काम करने वाले लोगों ने सफलतापूर्वक इन कामों को किया है। यही काम भविष्य में बाकी नदियों पे भी होने लगेगा। जिन्होंने किया है उनको शुभकामना, और जो करने जा रहे हैं उनको मैं अभी से ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही दिशा का चयन किया है। नाडू के जो गांव के प्रतिनिधि थे जिन्होंने वो नदी बचाई, नाडू नदी जो बचाई है, वो हमको मिले थे DRI के कार्यक्रम में जब हम गंगा समग्र अभियान में जुड़े हुए थे। इसमें से 2-3 लोग हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। ये तो अपने आप में इस बात के लिए प्रेरक तत्व है कि भारत की सारी जो नदियाँ विलुप्त हो गई हैं उनको हम कैसे रिवाइव कर सकें। नाडू में और सरस्वती में एक अंतर है कि सरस्वती बहुत नीचे चली गई है और नाडू थोड़े ऊपर थी, तो उसका रिवाइवल आसान हो गया, उसका रिचार्जिंग आसान हो गया। लेकिन इससे एक कॉन्फिडेंस तो आया है कि हम विलुप्त नदियों को फिर से जीवन प्रदान कर सकते हैं। आज गांव में खुशहाली लौट आई है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाने लगे हैं। महिलाओं के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। जो पहले की तुलना 2004-05 की तुलना के बजाय आज यहाँ बालिकाएं हैं जो 50% तो छात्र हैं और 50% यहाँ पर छात्राएं हैं। और बालिकाओं का जो परिणाम है यहाँ पर, जो बोर्ड का 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट जाता है, बोर्ड का जो परिणाम है वो लगभग 100% जाता है। और बालिकाओं का रुझान है शिक्षा के प्रति वो बहुत ज़्यादा हुआ है। आज मुझे वो जो सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं उनसे मैं अच्छे से पढ़ लिख रही हूँ और मुझे कोई ट्यूशन वूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी अपने घर पर अच्छे से पढ़ लेती हूँ। और मैं पहले दूर दूर से पानी लेके आती थी, अब नानू नदी में पानी होने से यहाँ व्यवस्था हो गई, इसलिए अब मेरे बच्चों पर पहले ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई पर, और मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं। एक नदी को पुनर्जीवित होता देख दौसा गांव के लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जागी। वहां बह रही बाढ़ गंगा का हाल भी कुछ वैसा ही हो गया है जो अब से लगभग 10 साल पहले नांडू वाली नदी का था। दौसा के निवासी घनश्याम शुक्ला ने सतीश शर्मा और कुंज बिहारी के काम से प्रेरित होकर बाढ़ गंगा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। अपन जिस जगह खड़े हैं ये बाण गंगा नदी का बीच सेंटर है, जो कि राजस्थान के दौसा जिले में खड़े हैं अपन यहाँ पे। और इस नदी का उद्गम स्थल आमेर बैराट से स्टार्ट होता है और इसको ये यमुना नदी में जाके समावेश हो जाता है इसका। और इस नदी का अपन पुराना इतिहास देखें तो 1998 तक ये नदी अच्छी तरह से बहती थी, सदा 12 महीने बहती थी। 2002 में नदी सूखने के बाद में 2005 से मैं सतीश जी और कुंज बिहारी जी के संपर्क में था। जब उनसे नांडू नदी की चर्चाएं सुनने लगा धीरे धीरे, तो वहाँ जाके मैंने देखा भी धीरे धीरे वहाँ का मेरे को उदाहरण मिला। तो वास्तव में देखे तो आज नांडू नदी सदा 12 महीने बहती मिल रही है। तो उसके बाद में 2007-08 से हमने लगभग इसके ऊपर भी धीरे धीरे संगठनात्मक कार्य चालू किया। हमने गांव में जाना, गांव में लोगों के साथ बैठना, अपन को उनको ले जाके नांडू का उदाहरण दिखाना। तो अब यानी कि हम यहाँ पे कुल मिला के 35 गाँव में को जोड़े हैं अब तक, यानी 2009 से लेके 2014 तक। सरल ढंग से ये किया गया काम हम नाडू नदी में देखते हैं। इसमें सतीश जी और कुंज बिहारी जी जैसे तपस्वी लोगों ने काम किया है, आसपास से सीखा है, कुदरत से सीखा है और फिर से उन्होंने इस नदी को जीवन दिया है। बूंद बूंद से गागर और गागर से सागर भरता है। नांडू वाली नदी की तरह सूख चुकी और नदियों को फिर से जीवित करने की कोशिश करना अपने आप में बड़ी बात है। ये काम संगठित होकर ही किया जा सकता है। इसीलिए तो कहा जाता है संगठन में शक्ति है।